हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव इन सारे सेंटेंसेस को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं हम सामान्य वर्तमान काल। इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान में आप यहाँ देख रहे हैं रिकॉग्निशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, जैसा कि हमने स्लाइड में देखा। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। ध्यान रखिए इन चीजों का। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि आ जाता है। तो इन चीजों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राधा एक मधुर गीत गाती है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ती है मिल रहा है। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर नहीं भाषण देते हैं, यहाँ क्या है? ते है मिल रहा है आपको। इसी प्रकार क्या गांव में ठंडी हवा चलती है, तो यहाँ पे भी ती है, नेक्स्ट में भी ते है, और यहाँ पे क्या है? ता है मिलता है। तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि जब इन टेंसेस को हम चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये सिंपल होते हैं। इनमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग होता है, मीन्स ये नेगेटिव नहीं होते, ना ही इसमें किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स परिवर्तन के नियम। ये परिवर्तन के नियम कौन से हैं? हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तन के नियम है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद क्या है, इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड है तो उसे हम लिख देते हैं। और वर्ड से मतलब होता है अदर। ठीक है, अदर अगर कोई वर्ड दिया गया है तो उसको हम लिख देते हैं। चलिए अब हम इसे देखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर लिख देते हैं। अब देखिए ये तो चीजें पॉइंट वाइज मैंने बता दी। अब इनको हम एक फॉर्मूला बेस पे हम इसे कैसे यूज करते हैं, ये चीजें देखिए यहाँ पे। इसके फॉर्मूलाज मैंने क्रिएट करके आपके लिए लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो क्या करेंगे, वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ईएस को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ये डॉट 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 का मतलब क्या है, अदर। लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर है, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें जो एस या ईएस है उसका यूज नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो डॉट डॉट दिए गए हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका कोई भी अगर अदर अवेलेबल है तो उसे लगाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने समझा अफर्मेटिव के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे। देखिए ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स आपके। जैसे बेमरीजों को रक्तदान करते हैं, सिपाही चोर को पकड़ता है, मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती हैं, आसमान में सितारे चमकते हैं, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। तो ऐसे ही आपके सामने कुछ 9-10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको समझते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके ट्रांसलेशन है। सबसे पहले आपने देखा कि वे मरीजों को रक्तदान करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, उसके बाद उनका मुख्य काम क्या था, मेन वर्ब क्या थी उनकी, दान करना। क्या दान करना था, ब्लड। उसके बाद क्या है, अदर जो वर्ड्स दिए गए थे वो क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट या अदर जो भी है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। पिछली वीडियो में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिपाही चोर को पकड़ता है। ओके, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, द पुलिस मैन। द पुलिसमैन क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कौन काम कर रहा है, पुलिस कर रही है। क्या काम कर रही है, पकड़ना। तो क्या ये मेन वर्ब हो गई। इसमें आपकी पुलिस क्या है, सिंगुलर है, तो हमने एस का यूज किया है। अब क्या है, किसे पकड़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, चोर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका तो ऐसे ही एस को ऐड कर देंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऐसे ही मायावती इलेक्शन हर साल लड़ती हैं, तो ये दिया गया है। तारे आसमान में चमकते हैं, तो ये दिया गया है। इस प्रकार से आपके
और भी जो आपके फर्स्ट आपको 10 एग्जाम्पल दिए गए थे हिंदी में, उन सभी को ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है और इनको चेंज कैसे करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में समझने को कोई खास दिक्कत है नहीं, कोई खास चीज नहीं है। क्या है, जनरली नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इनमें क्या होता है, नॉट या नहीं का यूज होता है, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। याद रखिए इन चीजों को। आगे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपको नहीं, नहीं शब्द दिया गया है। आगे क्या है, वे प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं। आगे है, ये लड़के सड़क पर नहीं नहाते हैं। तो इन सभी में क्या है, ये देखिए नहीं शब्द का यूज किया गया है हर जगह पे, हर एक सेंटेंस में। ओके, तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब जब हम इसे चेंज करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, ये देखिए। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का, और उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें एस या ईएस का हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपके डॉट डॉट मीन्स अदर जो भी चीज रहेंगी, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर इन द सेंस के बहुवचन है, एक से ज्यादा अगर आपके सब्जेक्ट दिखाए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसे यस तो उसमें लगता ही नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद रहता है अदर, लास्ट में हमारा क्या रहेगा, फुल स्टॉप। तो चलिए इसके हम एग्जांपल्स को समझते हैं, जो हमने अभी तक पिछले में पढ़े हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रधानमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं। कहाँ पे नहीं दे रहे हैं, स्टेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद हम डू नॉट को लगाएंगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड नंबर पे आपकी मेन वर्ब लग जाएगी। उसके बाद फोर्थ पे क्या लगेगा आपका, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है अदर है। तो ऐसे करके हम इन सारी चीजों को लिखेंगे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हुआ है। नंबर 2 पे आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन क्या है, उसका क्या काम है, वो स्नान नहीं करता है, या उसकी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। स्नान न करना उसकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आपकी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, एक अदर है, तो इसको हम नंबर 4 पे ले जाएंगे। ऐसे ही लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। तो इन सारी चीजों को हम आगे देखते हैं। चलिए, ये रहे आपके ट्रांसलेशन। इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले में प्रधानमंत्री जी क्या थे, सब्जेक्ट थे। उसके बाद डज नॉट का यूज किया गया था। भाषण देना मीन्स डिलीवर स्पीच, भाषण देना को याद रखना है, डिलीवर स्पीच होता है, क्योंकि स्पीच को डिलीवर किया जाता है स्टेज पे आके। ओके, तो ये आपका क्या, ये उनका क्या था, मेन वर्ब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहाँ पे, स्टेज पे आके हो रही थी, तो ये क्या है आपका अदर वर्ड हो गया। तो इसे हम नंबर 4 पे लिखेंगे। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपकी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी आपकी मेन वर्ब, और फोर्थ वन आपका क्या होता है, ये अदर हो जाता है। ऐसे ही इसमें क्या था, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब हो गई। उसके बाद ये क्या है आपका, ये अदर में चला जाएगा, ये नंबर 4 पे आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम सारी चीजें हम समझ लेते हैं। जितने भी एग्जांपल्स दिए गए थे सभी को ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, उसके बाद नेगेटिव पढ़ लिया। इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो यहाँ पे आपको दो प्रकार के दिए जाएंगे, दो प्रकार के, जिसमें कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। मीन्स हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरीके से पूछते हैं, क्या उसने खाना खाया, या फिर हम पूछेंगे उसने खाना क्यों खाया। तो क्या से जो होते हैं उनका जवाब होता है सिर्फ यस और नो में। क्या उसने ऐसा किया, आपने कहा हाँ किया। मैंने पूछा क्या उसने फिर से ऐसा किया, तो आपने बोला नहीं किया। तो क्या है, जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या होता है तो उनका जो जवाब होगा वो सिर्फ दो तरीके से ही दिया जा सकता है, या तो हाँ में या ना में। लेकिन अगर आपके जो इंटरोगेटिव वर्ड्स जिनका यूज किया जाता है, जैसे क्यों, कब, कैसे, तो उनके क्या हो जाते हैं, उनके अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उनमें आपका हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
क्या गाँव में ठंडी हवा चलती है? क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस के आगे क्या क्या यूज किया गया है। इन वाक्यों के लास्ट में आपको क्या दिया जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये सभी को दिख रहा होगा, सभी सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये देखिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने समझ लिया कि इंटरोगेटिव में क्या क्या होता है। इसके बाद हम शुरू आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनको चेंज करते हैं तो हमारे क्या नियम हो जाते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पे जब भी हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी और टेंस, वाक्य के शुरू में क्या हो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय क्या के लिए वाट नहीं लिखते हैं। ये आपका मेन पॉइंट है। आगे देखिए, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। मीन्स अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डज। डज और डू क्या है आपकी? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, समझ लीजिए। चलिए, डज के बाद क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट लगाएंगे। डज हमारी किसके साथ आती है? सिंगुलर नंबर के साथ आती है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। ओके। ऐसे ही हमारा डू लगाएंगे। डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में हमारा हो जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने दिया था, गांव में क्या गांव में ठंडी हवा बहती है? तो इसको जब हमने ट्रांसलेट किया था तब क्या हो गया था? डज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद क्या है? ठंडी हवा क्या थी? ये आपकी सब्जेक्ट थी, तो इसे हम लिख देंगे। उसके बाद बहना, मुख्य काम क्या था? मेन वर्ब क्या थी उसकी? बहना। कहाँ पे? गाँव में। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या तुम प्रतिदिन दिल्ली जाते हो? ये आपका टेंस था। चलिए एग्जांपल में फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या तुम रोजाना दिल्ली जाते हो? तो इसको हम जब करेंगे, चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे, क्योंकि आपका यू जो होता है वो प्लूरल नंबर में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या थी आपकी? गो, जाना। कहाँ पे जाना? दिल्ली जाना। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका। आगे क्या है? एवरीडे, ये आपके अदर वर्ड्स हैं। लास्ट में हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ऐसे जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे उन सभी को ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो सभी लोग एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़े थे जिनमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें हमारे क्या शब्द पहले आता है। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब क्या है? जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। बीच में क्वेश्चन इन द सेंस कि कहाँ रहते हो, कौन पढ़ाता है, कैसे निपटते हो, कौन सी फिल्म देखते हो, कब, क्यों, क्या, किसको, क्यों और क्या। ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाले जितने भी आपके क्वेश्चन मैटिक जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, वो वर्ड कब आते हैं? जब आपके बीच में आते हैं। तो हम इन चीजों को समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे आपको ता हो मिल गया, क्वेश्चन मार्क मिल गया और आपका इंटेरोगेटिव वर्ड भी मिल गया। इसी प्रकार कौन पढ़ाता है, कैसे निपटते हो, ये सारी चीजें आपको इंटेरोगेटिव में मिल गई। तो चलिए इसके ट्रांसलेशन के रूल हम समझ लेते हैं क्या है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें मैंने ज्यादा बड़ा ना लिख के सिर्फ छोटा सा लिख के दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड आपका जो भी होगा, अगर क्या दिया गया है बीच में तो व्हाट लगाएंगे, क्यों दिया गया है तो व्हाई लगाएंगे, कब दिया गया है तो व्हेन लगाएंगे, कैसे दिया गया है तो उसके लिए हम लगाएंगे, कहाँ दिया गया है तो उसके लिए लगाएंगे। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हैं। उसके बाद हम डू या डच लगाते हैं। डू या डच ये आपकी सिंगुलर के लिए होती है और ये आपकी प्लूरल के लिए होती है। ओके। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आपका अदर जो भी रहेगा वो सारी चीजें हम लिख के लास्ट में क्या करेंगे? हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके। तो चलिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहला दिया गया था, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो को कैसे लिखेंगे? वेयर, जो आपका कहाँ की अंग्रेजी है। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम आपका प्लूरल होता है, यू आपका प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे। उसके बाद आपका काम क्या है? मेन वर्ब क्या है आपकी? लिव। तो हमने ये लिखा, तो क्या बना आपका? वेयर डू यू लिव। और लास्ट में हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है तो क्या करेंगे? हु लगाया। हु के साथ में कभी कभी क्या होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हम डू या डज का यूज ना करके हम सीधा मेन वर्ब को लिख देंगे। मेन वर्ब। उसके बाद में क्या है यहाँ पे?
ऐसे IS का यूज, उसके बाद हो जाएगा यू जो आपका ऑब्जेक्ट है। आगे है हाउ डू यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपने गृह कार्य से कैसे निपटते हो। निपटते का इन द सेंस मीनिंग होता है कि कैसे कंप्लीट करते हो। चलिए यहाँ देखते हैं। तो कैसे की हो जाएगी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू, यू मीन्स तुम जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या है, फिनिश करना। क्या फिनिश करना है, योर होमवर्क। तो इस तरीके से हम सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं और देख लेते हैं कि उन्हें कैसे चेंज करना होता है। तो चलिए यहाँ पे आपके सारे पॉइंट खत्म होते हैं। इसके साथ ही अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कि इंटेरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव हो कि क्या वह घर नहीं गया, तो आप कैसे बनाएंगे। या फिर अगर दिया जाता है उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो इन सारी चीजों के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया है जब इंटेरोगेटिव वाक्य में भी नहीं आ रहा हो तो उन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कि क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है। अगला है क्या तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो। अब है आपका अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको अब क्यों नहीं यहाँ पे भी है, क्यों नहीं यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं दिया गया है और क्या दिया गया है। तो ऐसे ही आपको हर एक सेंटेंस में मिल जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्यों, किसको, क्या, कौन, क्यों, क्यों, और ऐसे ही आपको हर एक सेंटेंस में ये नहीं मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और इनको समझते हैं। इनको ट्रांसलेशन में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, बस एक छोटा सा पॉइंट होता है। जैसे कि जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या है, जनरली आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। चलिए हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर इसमें आपको क्या था, सबसे ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का था जिसमें आपको वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया गया था। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर जो भी है, ये हो गया। इसके बाद हम दूसरा है जो अभी जिनमें देखते हैं हम, क्यों शब्द का बीच में यूज किया गया था। तो क्योंकि हमने अंग्रेजी पहले लगा दी, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने क्वेश्चन मार्क के साथ एंड कर दिया। ऐसे ही हर किसी में क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लाना है, उसके बाद लानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज करना है। और सारे सेंटेंस बिल्कुल एक ही तरीके से चेंज होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज, फिर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट अदर जो भी चीज है। तो इसके साथ ही हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। यहाँ पे किसी को अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। और ये रही आपके लिए एक्सरसाइज। ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की मेरी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए वहाँ पे देखिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।